मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लैंड में। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के आगे अगला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो लास्ट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आगे अगला टॉपिक जो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर होगा, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है और संभावना है भी कि हो सकता आए इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया था। तो आज हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, डिफरेंस देखते हैं। तो आइए हेडिंग लगाइएगा, आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन में अंतर। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। अगर आप लोगों ने आदर्श विलयन सही से पढ़ा है, अनादर्श विलयन सही से पढ़ा है, तो डिफरेंस भी आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा उसमें समस्या नहीं होने वाली है। तो देखते हैं हम लोग, एक तरफ कर लीजिएगा आदर्श विलयन और दूसरी तरफ कर लीजिएगा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन नंबर 1, आदर्श विलयन का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो ये होता है कि जो विलयन के अवयव होते हैं, अर्थात विलेय और विलायक, इनका जो बाष्प दाब होता है वो कुल विलयन के बाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आदर्श विलयन होते हैं इनके जो विलेय और विलायक का जो बाष्प दाब होता है वो विलयन के कुल बाष्प दाब के बराबर होता है। अर्थात यह हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल होता है अणुओं के या अणु और कण के मध्य, वही आकर्षण बल आपके विलयन में जो पार्टिकल्स अवयव होते हैं, घटक होते हैं, उनके मध्य में होता है। यानी कि आकर्षण बल में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, विलयन में अवयवों के मध्य, विलयन में अवयवों के मध्य, विलयन में अवयवों के मध्य आकर्षण बल विलयन में अवयवों के मध्य आकर्षण बल। अवयव से मतलब है कि जो विलयन का जो फॉर्मेशन हुआ है, विलयन का जो निर्माण हुआ है वो किन किन पदार्थों से हुआ है, और वो पदार्थ एक तो आपका विलेय होता है और दूसरा आपका विलायक होता है, ठीक है ना। जो विलेय और विलायक हैं यही आपके क्या कहलाएंगे, अवयव कह सकते हो, घटक कह सकते हो, या कंपोनेंट कह सकते हो, ठीक है ना। आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल के समान होता है, बल के समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यानी कि जो
शुद्ध अवयव होते हैं, शुद्ध अवयव का मतलब सिर्फ विलेय के पार्टिकल, शुद्ध विलायक के पार्टिकल, ठीक है ना। जो विलेय और विलेय के पार्टिकलों के मध्य में जो आकर्षण बल होता है, विलायक और विलायक के पार्टिकल्स या अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल में किसी प्रकार की ना तो कमी आती है विलयन बनने पर और ना ही अधिकता होती है, ठीक है ना। तो जो आकर्षण बल अवयव विलयन बनने से पहले होता है वही आकर्षण बल विलयन बनने के बाद होता है। तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात मान लीजिएगा कोई आपका एक अवयव ए है, ठीक है ना, कोई भी आपका एक अवयव ए है, उसे आप विलेय कह लीजिएगा। तो जो ए और ए के मध्य में आकर्षण बल होगा, ठीक है ना। दूसरा अवयव आपका मान लो बी है, तो आकर्षण बल बी और बी के मध्य जो होगा वो इक्वल होगा विलयन बनने पर जो अवयव होंगे उनके मध्य आकर्षण का, यानी कि ए और बी के मध्य, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। जो आकर्षण बल ए के मध्य होगा, जो आकर्षण बल बी के मध्य होगा, वही आकर्षण बल ए और बी के मध्य में होगा। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल का सेम दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति होता है, वही अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति होता है, ठीक है ना, विलयन के अंदर। तो ये होता है। अनादर्श विलयन में क्या होता है? अनादर्श विलयन में अवयव के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल के समान नहीं होता है। लिख लीजिएगा, विलयन में अवयवों के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के शुद्ध अवयवों से, फिर से समझा रहा हूं कि शुद्ध अवयवों से मतलब है किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकलों का या एक प्रकार के अणुओं की बात हो रही है। बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल के समान नहीं होता है, ठीक है। अब जब समान नहीं होगा तो यहां पर दो कंडीशन बनेगी। जब आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक अणु का दूसरे के प्रति इक्वल नहीं होगा, यानी कि शुद्ध अवयव और विलयन के मध्य जो अट्रैक्शन होगा, विलयन के पार्टिकल के मध्य जो अट्रैक्शन होगा वो अगर समान नहीं है तो दो कंडीशन बनती हैं। पहली, या तो अट्रैक्शन अधिक होगा, दूसरी या फिर अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, तो हम देख सकते हैं। अर्थात जो अट्रैक्शन यहाँ पे आदर्श विलयन में ए के मध्य था, बी के मध्य था, वही अट्रैक्शन विलयन बनने पर ए और बी के मध्य था, ठीक है ना। लेकिन इसमें अनादर्श विलयन में क्या होता है, जो अट्रैक्शन ए और ए के मध्य है, या कह सकते हैं अन्योन्य क्रियाएं जो ए के मध्य होती हैं, अन्योन्य क्रिया बी अवयव के मध्य होती है, ये शुद्ध अवस्था में है। और जब विलयन बन के तैयार होता है तो वो अन्योन्य क्रिया बराबर नहीं होती है, ठीक है ना, या कह सकते हैं आकर्षण बल बराबर नहीं होता है ए और बी के मध्य में, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये हुआ। आइए बात करते हैं इसके बाष्प दाब की, दूसरे पॉइंट में।
आदर्श विलयन हमसे ये कहता है कि जो विलेय और विलायक का वाष्प दाब होता है, जो विलेय और विलायक का वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। क्या कहता है कि जो विलेय और विलायक का वाष्प दाब होता है वो विलयन बनने पर, विलेय और विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन बनने पर उसके कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए पी ए है, किसी भी द्रव ए का, किसी भी पदार्थ ए का वाष्प दाब पी है, वो समानुपाती होता है उस द्रव में उपस्थित मूल अंश के या मूल प्रभाज के। ठीक है ना, ये तो पढ़ा था ना राउल्ट के नियम में। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन, हेनरी का नियम, इन सब में पढ़ा था। तो उसमें कहा गया था कि जो द्रव ए का वाष्प दाब है वो समानुपाती होता है किसके, मूल अंश के। मूल अंश को किससे दिखाते हैं, एक्स से, या जाय बोल देते हैं यक से। अब किसका है मूल अंश, ए का है, इसलिए हम कर देंगे यहाँ पर एक्स ए। ठीक है, समानुपाती का साइन हटेगा, इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आएगा, तो पी ए इक्वल टू आपका हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है ना, ये अवयव ए का हो गया वाष्प दाब। अगर हम बात करें शुद्ध अवस्था में अवयव बी के वाष्प दाब की, तो अवयव बी का भी वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसमें उपस्थित अणुओं के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहां पर भी समानुपाती का जब साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट यहां पर भी आएगा, तो हो जाएगा पी वी इक्वल टू पी नॉट वी इंटू एक्स बी, जहां पर पी नॉट बी पी नॉट ए हमें ये बताता है कि ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, किसी भी अवयव के शुद्ध अवस्था का के वाष्प दाब को ये दिखाता है हमें, पी नॉट ए और पी नॉट बी। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया है कि जो पी ए का पी ए प्लस पी वी का जो वाष्प दाब है, पी ए प्लस पी वी का जो वाष्प दाब है वो कुल विलयन के बराबर होता है। ठीक है ना, इस चीज को समझाया गया। इधर देखें दूसरा पॉइंट, इसमें फिर से वही कंडीशन कि जो शुद्ध अवस्था में अवयव का वाष्प दाब है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, बराबर होता है, चाहे वो ए हो या फिर बी हो। इस अनादर्श विलयन में क्या होता है कि जो शुद्ध अवस्था में अवयव का जो वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती नहीं होता है, अर्थात या तो ये धनात्मक विचलन यानी कह सकते हैं वाष्प दाब में वृद्धि होगी या फिर वाष्प दाब में कमी होगी। तो हम कह सकते हैं कि पी ए अनादर्श विलयन के लिए पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, कितनी कंडीशन बन गई यहाँ पर, दो, या तो वृद्धि या फिर कमी। अगर वृद्धि हो रही है तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा, सेम कंडीशन यहाँ पर भी थी। अगर वृद्धि हो रही है आकर्षण बल में तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा, अगर कमी हो रही है तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। बात समझ रहे, वही चीज यहाँ पर है कि अगर इसके वाष्प दाब में वृद्धि हो रही है तो राउल्ट के नियम से धनात्मक, और अगर कमी हो रही है तो ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। पी नॉट ए, पी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और अवयव बी के लिए हो जाएगा पी वी बराबर नहीं है पी नॉट बी इंटू एक्स बी के, एक्स बी के। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात इसके लिए भी लिख लो, अर्थात हम कह सकते हैं ये सभी ताप व सांद्रताओं पर ये
राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। इधर क्या हो जाएगा, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर हम एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें, एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें तो राउल्ट के नियम में जो आदर्श विलयन होते हैं इनका एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। कहने का मतलब है जब ये विलयन बन के तैयार होते हैं तो ना तो इन्हें ऊष्मा देनी पड़ती है और ना ही विलयन बनने पर इनसे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच मिक्सर है, डेल्टा एच मिक्सर है वो इक्वल होता है किसके, शून्य के। यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, ना तो ऊष्मा देनी पड़ती है विलयन बनाने के लिए और ना ही ऊष्मा उससे प्राप्त होती है। इधर हो जाएगा थर्ड पॉइंट। इसका जो विलयन बन के तैयार होता है यानी कि जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है मिक्सर का वो बराबर नहीं होता है शून्य के। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होती है, या तो इस प्रकार के विलयन को बनाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी या फिर इनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। बात करें इसके वॉल्यूम की, आदर्श विलयन के वॉल्यूम की, तो आदर्श विलयन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, आयतन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितनी क्वांटिटी हम विलय की लेते हैं, जितनी क्वांटिटी हम विलाय की लेते हैं, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं जाकर के, मिलाते हैं जाकर के, तो विलयन का जो आयतन बन के तैयार होता है वो कुल विलय और विलाय के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, विलय और विलाय के योग के बराबर हो जाता है आपका विलयन का आयतन। तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी मिक्सर इक्वल टू 0, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आयतन परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, जितना हम विलय विलायक लेते हैं, मान लीजिएगा हमने विलय 10 ग्राम लिया, विलायक हमने 20 ml लिया, और जो विलयन बन के तैयार होगा ये हो गया आपका सॉल्यूट और ये है आपका सॉल्वेंट। मिलकर के जो सॉल्यूशन बना यानी कि विलयन बना, उसकी जो क्वांटिटी रही वो कितनी, 20 और 10 मिलाकर के 30 ml। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये था कि जो आयतन प्रतिशत आयतन परिवर्तन जो है वो शून्य का मतलब ये है कि जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ली थी, अगर इनका योग करें और सॉल्यूशन का हम क्वांटिटी, सॉल्यूशन की क्वांटिटी देखें तो दोनों का योग हमारा कैसा होता है, बराबर होता है। यानी कि 30 ये भी था और 30 ये भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये है आपका
आयतन परिवर्तन शून्य से मतलब। इधर अनादर्श विलयन में क्या होता है, अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन जो होता है यानी कि डेल्टा बी मिक्सर का, वो शून्य नहीं होता है, या तो आयतन में वृद्धि होती है या फिर आयतन में क्या होती है, कमी होती है। तो ये आपका रहा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर आप थ्योरी ना भी लिख पाओ तो ये पॉइंट जो हमने लिखे हैं, ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे 2 नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये अगर भाषा लिख पाते हो तो भाषा लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।